नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुणा झाम, इंदिरा आईवीएफ की उदयपुर ब्रांच में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज से पहले हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि आईवीएफ की टेक्निक क्या है, आईवीएफ किस तरीके से किया जाता है, आईवीएफ के फील्ड में क्या ऐसे नए एडवांसेस अवेलेबल हैं जो आईवीएफ की रिजल्ट को इम्प्रूव करने में, प्रेगनेंसी प्राप्त करने में पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इस बारे में कि यदि कोई कपल 2-3 बार या कई बार आईवीएफ करा चुका है और उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, उनकी प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, तो इसके क्या कारण होते हैं? क्योंकि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है आईवीएफ सेंटर में, आईवीएफ करवाने की जब वो डिसाइड करते हैं, तब तक वो काफ़ी तरीके के एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके होते हैं, कई तरीके के ट्रीटमेंट से वो गुजर चुके होते हैं, वो मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं। और यदि आईवीएफ करने के बावजूद भी उन्हें सफलता ना मिल पाए तो वो बहुत ही हताश हो जाते हैं, बहुत ही निराश हो जाते हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आगे किस रास्ते चला जाए ताकि उनका ड्रीम वो फुलफिल कर सकें, उनको प्रेगनेंसी लग सके। तो चलिए जानते हैं क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से आईवीएफ बार-बार फेल होता है। जब भी हम आईवीएफ की सफलता की बात करते हैं तो आईवीएफ की सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज का। जैसे एक अच्छा पेड़ लगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज जरूरी हैं, उसी तरीके से आईवीएफ में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी हो। अब अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आपके एग्स और स्पर्म्स अच्छे हों, उन्हें अच्छे से डेवलप किया जाए। इसमें आपके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस काम आता है। फिर जो ज़रूरी है कि आपके जो एग और स्पर्म हैं उनको ठीक से इकट्ठी करके भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसके लिए काम आता है आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस। वो जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतने अच्छे से ये काम कर पाएगा। फिर हम जब एग और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं तो उनको इंक्यूबेटर में डेवलप करना पड़ता है। अच्छे एम्ब्रियोज डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें वैसा ही माहौल दिया जाए जैसा एक माँ के गर्भ में होता है। तो उसके लिए आपकी आईवीएफ लैब का सारी एडवांस टेक्निक्स से सुसज्जित होना ज़रूरी है। आपकी आईवीएफ लैब में सभी प्रकार के अच्छे इंक्यूबेटर होना और जो क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्निक जो इंदिरा आईवीएफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करती है। तो आपका फर्स्ट स्टेप मतलब अगर आप ठीक आईवीएफ सेंटर का चुनाव करेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। एक अच्छा पेड़ लगने के लिए जितना ज़रूरी है अच्छे बीज का होना, उतना ही ज़रूरी है ज़मीन का अच्छा होना। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में बच्चेदानी, जिसको हम यूट्रस कहते हैं, उसका एकदम नॉर्मल होना, अगर उसमें कोई खराबी है तो पहले उसको करेक्ट करना और फिर आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए प्रोसीड करना बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बच्चेदानी में उनकी एंडोमेट्रियम या उनकी परत कमज़ोर होती है। कई पेशेंट्स की बच्चेदानी में सूजन होती है या नलियों में सूजन होती है या नलियों में इन्फेक्शन या फिर पानी भरा होना। ये कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिनकी वजह से आईवीएफ की सफलता की दर उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी नॉर्मली एक पेशेंट को जिनकी नॉर्मल यूट्रस होती है उनमें होती है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि इस तरीके की कोई समस्या है तो पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाए। उस समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है आपके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस होना और उनकी सोनोग्राफी की स्किल्स बहुत अच्छी होना। तो पहली स्टेप ये है कि आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसे करेक्ट किया जाए और फिर आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा जाए। जिन महिलाओं की बच्चेदानी की परत पतली होती है या कमज़ोर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अगर थिन रहती है तो हिस्ट्रोस्कोपी करके ऐसी महिलाओं की बच्चेदानी की परत को पहले ठीक किया जाता है। अंदर कोई इन्फेक्शन है, अंदर कोई एडहेशन या जाला जिसको बोलते हैं, अगर इस तरीके की कोई तकलीफ है तो उसको करेक्ट किया जाए और फिर अपन आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें तो रिजल्ट की संभावनाएं बेहतर रहती है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चेदानी में सूजन है, तो जिन महिलाओं के बच्चेदानी में सूजन होती है उन महिलाओं को पहले इस सूजन को कम करने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन लगाने के बाद आईवीएफ की प्रक्रिया की जाए तो रिजल्ट की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके बच्चेदानी के पास जो ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उनमें पानी भरा होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करें और फिर
दूरबीन की एक प्रक्रिया जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सब चीज़ नॉर्मल होती है, उनकी यूट्रस में कोई सूजन नहीं है, बच्चेदानी की परत एकदम नॉर्मल है, ट्यूब्स एकदम नॉर्मल नज़र आ रही हैं, उसके बावजूद एक बार दो बार आईवीएफ किया लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। तो इस तरीके के पेशेंट की हेल्प किस तरीके से की जाए? तो पीजीटीए करके एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम जो एम्ब्रियोज लेबोरेटरी में डेवलप कर रहे हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। एम्ब्रियोज से कुछ सेल्स निकाली जाती हैं और उनके डीएनए एनालिसिस किए जाते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है वो एम्ब्रियो भी कई बार नहीं चिपक पाते हैं। तो ये पीजीटीए की एक प्रक्रिया ऐसी है जो सब कुछ अगर नॉर्मल है पेशेंट में और हम करके चले तो इस तरीके के पेशेंट में रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट जनरली महिलाओं के यूट्रस में इम्यूनिटी कार्य नहीं करती है, लेकिन कुछ महिलाओं के बच्चेदानी में ऐसी इम्यूनिटी कार्यरत होती है जो कि बच्चे को चिपकने नहीं देती है या फिर चिपक के आगे बढ़ने नहीं देती है। तो हम इसको इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं, नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन हमें बच्चा चिपकने का या एम्ब्रियो चिपकने का कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उन पेशेंट्स को हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो इम्यूनोथेरेपी, लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी करके एक टेक्निक है जिसकी मदद से कई पेशेंट्स को प्रेगनेंसी लगने में हेल्प मिली है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी के अंदर की परत है उसमें बच्चा चिपकाने की क्षमता एक पर्टिकुलर विंडो के बीच में होती है। उस टाइम के पहले और उस टाइम के बाद एंडोमेट्रियम में भ्रूण चिपकने की क्षमता नहीं होती है। तो जिन पेशेंट्स में सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी भ्रूण नहीं चिपक पा रहा है, तो एरा टेस्ट की मदद से हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियम में रिसेप्टिविटी कब है, पेशेंट के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो पेशेंट को रिजल्ट प्राप्त करने में हेल्प मिले। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि मैंने बोला पीजीटीए इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग हुआ और एरा टेक्निक हुआ। जिन पेशेंट्स में सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी अगर प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है तो ये टेक्निक्स की हेल्प से हम उनको प्रेगनेंसी देने में सफल रहते हैं। तो ये कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी कपल को बार बार आईवीएफ कराने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इन कारणों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफाई किया जाए और फिर आईवीएफ की साइकिल की जाए तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जिनको आप चूज़ कर रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस्ड होना, आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस्ड होना, एम्ब्रियोलॉजी लैब जहां आप आईवीएफ करा रहे हैं वहां पे बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होना और अच्छी क्वालिटी के इंक्यूबेटर्स अवेलेबल होना, ताकि आपके जो आईवीएफ के लिए जैसा कि मैंने बताया अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज होना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी अच्छा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सके और आपकी आईवीएफ की प्रक्रिया आगे करने से आपको सफलता मिल सके। तो जो भी कपल आज ये सुन रहे हैं, जो भी कपल इस समस्या को लेके परेशान है कि बार बार आईवीएफ कराने के बावजूद भी नहीं सफलता मिल पा रही है, तो आपके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप एक सही आईवीएफ सेंटर का चुनाव करें और आगे अपने प्रेगनेंसी होने के सपने को कंप्लीट करें। नमस्कार।